आदाब, नमस्कार। हम एक ऐसे मसले पर बात करना चाह रहे हैं जो महिलाओं के हक से जुड़ा हुआ है। और जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो भारत की महिलाएं हैं वो, और भारत की मुस्लिम महिलाएं खासकर, उनको लेकर के बुधवार को एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पास किया है। मुस्लिम महिलाओं को भी हक होगा शादी के बाद अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने का। ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल समद वर्सेस स्टेट ऑफ तेलंगाना के मामले में दिया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ वकील MR शमशाद साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहले तो हम ये आपसे बहुत समझना चाहेंगे कि ये जजमेंट क्या है, अब तक क्या नियम थे और इस जजमेंट के बाद क्या बदल गया। पहले जजमेंट के बारे में बताइए हमें। जजमेंट पर आने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बेसिक जो इस मामले से जुड़ा हुआ कानून है उसके बारे में बताऊं आपको। देखिए, शाह बानो जजमेंट की जो कंट्रोवर्सी थी उसमें यही हुआ था कि एक लेडी ने कहा कि मैं मुसलमान ज़रूर हूँ, लेकिन जैसे और लोगों को और लेडीज़ को हिंदुस्तान में मेंटेनेंस मिलता है वैसे हमें भी मिलना चाहिए। बहरहाल उस पर इतनी कंट्रोवर्सी हुई और एक जजमेंट पास हुआ 5 जजेस का, और 5 जजेस के जजमेंट में ये कहा गया कि साहब किसी मुस्लिम लेडी को भी हिंदुस्तान का जो क्रिमिनल लॉ है उस क्रिमिनल लॉ के तहत जो और लेडीज़ को मेंटेनेंस मिलता है उसको इन्वोक करने का अख्तियार होगा। ये कहा। उसके बाद वो कानून बना जिस कानून के बारे में बहुत बातें हुई। उस कानून में ये कहा गया, 1986 का कानून था, उसमें ये कहा गया कि साहब जो बुनियादी बात है उस कानून की वो ये है कि जो लेडी को किसी को अगर तलाक हो जाती है तो उसको कुछ इतना अमाउंट दिया जाएगा जो एक रीज़नेबल हो। कुछ लोगों ने उसका इंटरप्रिटेशन दिया कि वो सिर्फ 4 महीने के लिए होगा, इद्दत पीरियड के लिए होगा, वगैरह वगैरह था। फिर वो चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ये कहा गया कि साहब ये कानून जब नया बना दिया गया है तो पहले का जो कानून था कि क्रिमिनल लॉ के तहत सारी लेडीज़ को बग़ैर इस बात का डिफरेंस किए हुए कि वो किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, और इस कानून की वजह से वो रुकावट आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार 2001 में दानियाल लतीफ़ी केस में उन्होंने कह दिया कि साहब ये 2 अलग अलग कानून हैं और जिसको जो सूट करेगा उसके तहत वो करेंगे। उसके बाद से कई और जजमेंट आए हैं। उन सारी जजमेंट्स में यही कहा गया है कि जो क्रिमिनल लॉ में मेंटेनेंस लेने का अख्तियार और लेडीज़ को है उसी तरह से मुस्लिम लेडी को भी अख्तियार है। ये तो जजमेंट्स में पहले से हैं। यानी 2001 से पहले जो एक पीरियड था उसमें थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ, लेकिन 2001 के बाद फिर अलग अलग जजमेंट्स आती रहीं और उसमें वो क्लैरिटी आती गई। आज तक वही पोजीशन है कि मुस्लिम लेडीज़ जाती हैं वकील के पास, वकील उनको सजेस्ट करता है कि आप CRPC में धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा दाखिल कर दो। अगर वो तलाक हो गया है तब भी उनके ख़िलाफ़ ऑर्डर होता है, तलाक नहीं हुआ है तो उसका भी प्रोविज़न है उसमें उसको मेंटेनेंस मिलता है। तो वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कि तलाक हो गया है या नहीं हुआ है, 125 CRPC के तहत उनको मेंटेनेंस कोर्ट ग्रांट करती है, जिसकी जिस तरह की हैसियत है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। पहले उसमें 5000 की लिमिट थी, वो लिमिट को हटा दिया गया है, तो अब वो लिमिट हटाए तो सबों के लिए हट गया। अब जो ये मुकदमा है जो अभी आपने समद साहब की बात करी, इसमें भी वही उसी प्रोविज़न के तहत मेंटेनेंस धारा 125 के तहत मेंटेनेंस शौहर के खिलाफ अवार्ड किया गया था। हस्बैंड यहाँ आया, वो इलाहाबाद, पहले वो तेलंगाना हाई कोर्ट में गया तो उसको कुछ घटा दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कुछ ज़्यादा दिया, 20,000 रुपये दिया था, फिर उसको कुछ घटा दिया, 10,000 कर दिया। अब वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आ गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वही चीज़ उठाई जो बहुत पहले बहस हुई थी, लेकिन इस बीच में वो सेटल हो गया था। तो
मैं ऐसा समझता हूँ कि इस जजमेंट में कोई नई बात नहीं हुई है। ये अलग बात है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो पर्सनल लॉ को और रिलीजियस फॉलोअर्स हैं, वो इस बात से इत्तफाक नहीं रखते, क्योंकि उनकी समझ में एक इस्लामी शादी को समझना ज़्यादा ज़रूरी है जब आप तलाक की बात करते हैं। मैं इस बात पे आऊँगा, समझूंगा उससे। मतलब अगर मैं अपने दर्शकों को समझाऊं कि एक हिंदू महिला जिसका अपने पति से विवाद हो जाता है और वो कोर्ट जाती है और कहती है कि धारा 125 में प्रावधान है, मैं कमाती नहीं हूँ, मेरे पास एक छोटा बच्चा है, जब तक हमारा तलाक नहीं हो रहा है या तलाक के बाद भी मुझे कुछ पैसा भत्ते के लिए दे, तो कोर्ट आदेश कर देती है शौहर को या हस्बैंड को कि वाइफ को पैसे दे। अब उसी आधार पर आप कह रहे हो 1986 के बाद से भी धीरे धीरे 2001 के बाद और सेटल हो गया, मुस्लिम महिलाएं भी उसी धारा 125 मिलता रहा है, कभी रुका नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद और क्लैरिटी आ गई, या ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो शायद इस बात के बारे में ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये सब असल में हो क्या रहा है, मैं इसको आपको बताऊं कि अदालतों में कुछ ऐसे फैसले आते हैं जो पहले सेटल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर फैसले आते हैं और फिर वो एक मवाद बन जाता है उसको पब्लिक डोमेन में दोबारा डिस्कस करने का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा ही कुछ है। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा किया है, उसको फिर से एक बार कह दिया है, लेकिन वो ऐसी बात नहीं है जो कुछ ऐसा नया हो गया हो जिसकी वजह से फिर वो पूरा पब्लिक डोमेन में सिर्फ यही डिस्कशन हो रहा हो कि मुस्लिम औरत को कुछ ऐसा मिल गया जो नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। यानी कल से ये बात हो रही है, मैंने कम से कम 100 कॉल्स आए हैं मेरे पास, तो एकदम मजाकिया लगता है। सब कहते हैं मुस्लिम औरत को ये आज से मिलना शुरू हो गया, हक मिल गया। हाँ, और इवन मुस्लिम कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये क्या जजमेंट आ गया। तो यानी प्रेस से जो बातें आ रही हैं कि प्रेस के जो नए नए रिपोर्टर्स हैं वो ये समझते हैं कुछ ऐसा हो गया जो कुछ था ही नहीं पहले। तो ये कई बार अजीब सा लगता है, लेकिन ठीक है, अब ये हम लोगों का सबका काम है बताना कि भाई क्या क्लैरिटी। अब ये बताइए कि 1986 में शाह बानो के जजमेंट से पहले, मान लीजिए 1971 में एक मुस्लिम महिला अपने शौहर से तलाक लेती है, तो उस वक्त क्या नियम था? और महिला कमाती शाहबानो का यही केस तो था, उसको 125 रुपए मिले थे। हाँ। अब क्वांटम कम थे या ज्यादा थे वो एक अलग बात है, लेकिन उसको कहाँ मिला था? उसी सीआरपीसी में मिला था ना, 125 में। तो यानी नया क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटल कर दिया शाहबानो के जजमेंट में कि साहब नहीं, वो ठीक है, वो वहां से कर सकती हैं, वो ले सकती हैं। तो क्लैरिफाई कर दिया, किसी ने ऑब्जेक्ट किया तो उसको क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, उसको वहां मिलना चाहिए। बाद में एक लेजिस्लेशन आया, उसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली रेगुलेट करने की कोशिश की गई, दानिया लतीफ़ी में फिर क्लैरिफाई कर दिया। उसके बाद 2001 के बाद फिर बहुत सारी जजमेंट्स आई जिसमें कहा गया कि साहब इसका इंटरप्रिटेशन, मैं बहुत सरल भाषा में कह रहा हूँ कि साहब उसमें कुछ नॉट स्टैंडिंग वर्ड यूज़ किया गया है, इसको आप ऐसे इंटरप्रेट कर दीजिए ताकि वो मुस्लिम के लिए 86 का कानून लग जाए और नॉन मुस्लिम के लिए सीआरपीसी। सुप्रीम कोर्ट ने कंसिस्टेंटली कहा कि नहीं साहब, वो दोनों अलग अलग लॉ हैं, जिसको जो मर्जी आए उसके तहत अपना वो मेंटेनेंस क्लेम कर ले। कल भी वही बात कही। अब ये बात तो चलिए ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, चर्चा हो रही है, लोग एजुकेट ही होंगे और एजुकेट होंगे, ये अच्छी बात ये है। महिलाओं को भी पता चलेगा, उनको हक मिल रहा है। अब ये बताइए कि जो हमारी कुछ ये समझने के लिए आपसे कि कुछ जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं या कुछ और लोग हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि थोड़ा ज़्यादा इंटरवेंशन है, जो इस्लामी कानून है ये उसके तहत बहुत जायज़ नहीं है। देखिए, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं उनके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ जो वो बात कर रहे हैं, और ना मैं ये जो पूरा जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुआ है ना मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ। उनका एक अपना पक्ष है, वो ये कहते हैं कि एक मुस्लिम समाज की जो शादी है वो शादी का एक सिस्टम है। जैसे एक जब कोई काम आप करते हैं तो उसका पूरा स्कीम होता है, उसमें से अगर एक चीज़ को आप निकाल देंगे, एक सामान को कोई एक पुर्जा निकाल देंगे तो वो पूरा सिस्टम टूटने या चरमराने लगता है। तो उनका पक्ष ये है कि मुस्लिम शादियां जो हैं उसका एक अलग निज़ाम है, उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों को दी गई है, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी औरतों को दी गई है। जैसे औरतें जो हैं वो फ्री हैं कि वो काम करें, लेकिन उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। अगर वो औरत काम करती भी है
तो शौहर ये नहीं कह सकता कि तुम अपना खर्चा खुद कर लो। उसी तरह बच्चे की जिम्मेदारी है। मुस्लिम जो धर्मगुरु की बात आपने की, वो मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस में ये है कि अगर बच्चा स्कूल जाता है, माँ भी कमाती है, फादर भी कमाता है, तो वो सारी जिम्मेदारी फादर की है, इंक्लूडिंग जो वाइफ है, वो अर्निंग वाइफ का वो सब कुछ उसका है जो उसने कमाया, खुद का है। वो सारा सक्सेशन जो उसका इनहेरिटेंस मिलता है उसके अपने फादर से, उस लेडी का, वो सब उसका है। जो खर्चा है वो पूरा का पूरा आदमी पर है। उस स्कीम के तहत बहुत सारी चीज़ें सेटल्ड हैं, तो उसकी बुनियाद पर वो इस तरह की बात कहते हैं, तो उनको क्रिटिसाइज करना बिना बगैर पूरे स्कीम को समझे हुए, वो भी एक ज्यादती होगी उनके साथ। तो अब इस बात को लेकर के अगर हम ये समझे जैसे आपने समझाया है कि जाती होगी, अब मान लीजिए इस्लामी तरीके से मैं समझना चाह रहा हूँ, अपने तमाम हिंदू और दूसरे मुस्लिम्स को तो पता है, लेकिन हिंदू और बाकी धर्म के लोगों को इस्लामी तरीके से क्या जायज़ होता है। एक लेमैन अगर कोई सुन रहा है आपको, तो घर में बैठी हुई कोई महिला सुन रही है, तो उसको कैसे समझाएंगे आप? देखिए, आपने हिंदू सिस्टम की बात की। देखिए, हिंदू सिस्टम में उस तरह का जूरिस्प्रूडेंस नहीं रहा है, रिलीजियस जूरिस्प्रूडेंस, बिल्कुल, जिसमें तलाक का एक जूरिस्प्रूडेंस हो, मेंटेनेंस का, इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का, वो सब वहाँ मिसिंग है। और मिसिंग है तो सर्टेनली उसको भरा जाएगा किसी न किसी स्टेज पर, और वो बहुत अच्छी तरह हिंदुस्तान में फिल किया गया है। बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरह से फिल किया गया है। अब वो धीरे धीरे कई सोसाइटीज़ में अभी फॉलो नहीं हो रहा, वो एक अलग बात है। ट्राइबल सोसाइटी का के अपने रूल है, बहुत सारे कल्चरल ग्रुप्स हैं, उनके अपने रूल्स हैं। तो वो एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जब मुस्लिम्स की जब बात आती है, तो मुस्लिम्स ये अपनी बात करना चाहते हैं कि साहब, हिंदुस्तान वैसा मुल्क है जिसमें इट इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी, जिसमें अलग अलग ग्रुप हैं, वो अपने अपने कानून अपने हिसाब से चलाते हैं। तो मुस्लिम्स को भी उसी तरह का एक ग्रुप देखा जाए, राइट, और उस ग्रुप के जो अपने रूल्स हैं उसमें ढूंढा जाए कि लेडीज़ पर जो ज़्यादती हो रही है उस ज़्यादती को कैसे ख़त्म किया जाए, ना कि बाहर से दूसरे सिस्टम से निकाल कर हर चीज़ को बराबर करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि वो बराबरी, आंख बंद करके बराबरी करना जो है वो ह्यूमन रिलेशनशिप में पॉसिबल नहीं है। हर जगह आपको एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। कहीं पे लेडीज़ का फ़ायदा होता है, कहीं पे मेन का फ़ायदा होता है। तो वो एक अपने आप में बहुत बड़ी डिबेट है। उसमें मुझे नहीं अब तक ये था कि नहीं, इद्दत का जो पीरियड होता है, पहले इद्दत का पीरियड क्या होता है, जो लोग नहीं समझते हैं, इद्दत का पीरियड कहते हैं शौहर की मौत के बाद कुछ इद्दत का वक्त होता है, या तलाक के बाद कुछ इद्दत का वक्त होता है। इद्दत मतलब क्या है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ऐसा है, अगर तलाक या मौत होती है शौहर की, तो उसमें उसको लेमैन की ज़ुबान में उसको वेटिंग पीरियड कहा जाता है। और वेटिंग पीरियड में आप उस पीरियड में जो 3 महीने का या 4 महीने का वक्फा होता है, 3 पीरियड्स होता है, तो उस वक्फे में आपको जो कुछ इस्लामिक रूल्स हैं उसको फॉलो करने होते हैं। जैसे अगर आप कोई बहुत रिलीजियस है तो वो किसी बाहर के लोग से बात नहीं करती हैं, वो पर्दे में रहती हैं। कुछ ऐसे रूल्स हैं कि भाई आप उस दौरान में आप दूसरा निकाह नहीं करेंगी, कि उसके अपने लॉजिक हैं उसके पीछे। तो वो एक इद्दत पीरियड है। और वो इस्लाम का जो कोर मेंटेनेंस का इशू है वो ये है कि जब कोई तलाक होता है तो वो तलाक अपनी मर्ज़ी से, अगर शौहर चाहे कि हमें बीवी के साथ नहीं रहना है, तो वो सर्टेन रीजंस की बुनियाद पर वो शादी से निकल सकता है। उतना ही हक लेडीज़ को है कि अगर किसी लेडी को ये समझ में आता है कि हमें शौहर के साथ नहीं रहना है, तो एक कुछ रीज़न है जो वो डिसाइड करेंगी, लेडी डिसाइड करेंगी कि ये आदमी हमारे लायक नहीं है, और उसके दिल में उसके खिलाफ उतनी नफ़रत हो गई है, तो उसके बाद वो लेडी डिसाइड करेगी इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना है। इस बैकग्राउंड में जब आदमी या औरत ये डिसाइड कर लेती है, तो मेंटेनेंस या जो भत्ता जिसको आपने कहा, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए लिमिटेड है।
जिसको इद्दत से वो जो 3-4 महीने का वक्फा है उससे जोड़ के देखा जाता। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज सब पार्लियामेंट से इनैक्ट हुए, उसके तहत बहुत सारे वैसे मामले जो पर्सनल लॉ के हो सकते थे वो जनरल लॉ में आ गए। उसको बार बार सेकुलर लॉ लिखा जाता है, लेकिन मैं उसको जनरल लॉ बोलता हूँ, क्योंकि वो कौन डिसाइड करेगा कि वो सेकुलर है क्या। बहुत सारे जनरल लॉज हैं जो इनहेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट दिखता है कि वो सेकुलर नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग सेकुलर बोलते हैं। जैसे जितने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे जितने कानून बने वो क्या हैं, उसको सेकुलर लॉ बोलते हैं लोग, लेकिन वो सेकुलर नहीं है, ऑन द फेस ऑफ इट सेकुलर नहीं है। तो जो जनरल लॉ में बहुत सारे पर्सनल लॉ के इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं, तो अब वो कश्मकश है अभी कि किस कंपोनेंट को, लॉ के किस कंपोनेंट को जो पर्सनल लॉ के हैं उसके जनरल लॉ में रखा जाए या नहीं रखा जाए। सारी कश्मकश यहाँ है। तो हाँ, हमारे दर्शकों को समझ में आया होगा और हमने कोशिश की है बहुत आम आदमी की भाषा में, शमशाद साहब ने समझाया भी है कि 125 धारा है सीआरपीसी की। इसमें जब हस्बैंड वाइफ में कुछ नाइत्तेफाकी हो गई या उनमें कुछ संबंध खराब हुए और तलाक की ओर मामला बढ़ रहा है, कोर्ट में फाइल हो गया, तो फिर महिला कहती है मैं कमा नहीं रही हूँ, मेरे पास बच्चे हैं, मुझे पति से कुछ पैसे चाहिए। तो कोर्ट डिसाइड कर देती है एक अमाउंट 20,000, 25,000, 30,000। वो महिला, मुस्लिम महिलाओं को भी शाहबानो के केस के बाद मिल रहा था और 2001 में जजमेंट के बाद और ये पुख्ता हो गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब ये वापस से ये कह दिया है बुधवार को कि 125 में मुस्लिम महिलाओं को भी मेंटेनेंस मिलना चाहिए, पहले से मिल रहा था। तो अगर ये कहें कि नए लिफाफे में पुरानी बात है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन बात वही है जो पहले से चलता आ रहा है। काफ़ी अरसे से ये कानून जो है लोगों पर लागू है, मुस्लिम लेडीज़ के लिए अवेलेबल है, मुस्लिम मेन उस पर बाउंड हैं, तो कोई नई बात नहीं है। जी। तो हम लोगों ने समझाया, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।